दर्शकों नमस्कार। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जब भी हम खुले आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि दोनों बाहों को फैलाकर दुनिया की सारी खुशियों को समेट लें। एक आज़ादी का अनुभव होता है। ज़रा सोचिए, ये जो पंछी खुले आसमान में उड़ते हैं, एक पंख अगर इनका हो तो वो खुशी, वो आज़ादी ये महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारा जो समाज है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जो समाज है, इसमें जो कुछ भी घटित होता है वो हम अक्सर देखते हैं झलक हमारे साहित्य में। जब साहित्य की बात की है, क्यों ना हिंदी साहित्य की बात की जाए। आजकल हिंदी साहित्य में एक शब्द हम बहुत सुन रहे हैं, जो है हिंदी साहित्य में नारी विमर्श। ये नारी विमर्श क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने मेहमान से, जो हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। और आपको बता दें कि ये मैम जो हैं हिंदी विषय में 19 सालों से पिछले अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, और पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत हैं, और उच्च शिक्षण विभाग के निरीक्षण जो शाखा है ज़िला शिमला में, उसमें भी प्रधानाचार्य के पद पर ये कार्यरत हैं। तो डॉक्टर अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो हमारी निरीक्षण शाखा है ज़िला शिमला में, उसमें तो आप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं ही, लेकिन जो बच्चों को नज़दीक से देखने का कार्य है और उनको पढ़ाने का कार्य है, वो भी 19 वर्षों का आपका एक्सपीरियंस रह चुका है। और जहाँ हिंदी साहित्य की बात हुई है, आपसे जब वार्तालाप हुई पता चला कि बहुत दिल के करीब है आपके हिंदी साहित्य। और जो हम साहित्य की बात करते हैं, कहते हैं हम जो कुछ समाज से लेते हैं वही साहित्य में लिखते हैं और फिर समाज को वही देते हैं, ताकि जो हमने भूतकाल में गलतियाँ दोहराई हैं, भविष्य में गलतियाँ ना दोहराएं। तो नारी विमर्श बहुत हमने सुना शब्द। ये नारी विमर्श है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? आप अपने शब्दों में अगर इसे बयां करना चाहती हैं तो कैसे बयां करेंगे इसे? देखिए मोनिका जी, अभी आपने कहा कि एक पंख से जो है वो पंछी उड़ान नहीं भर सकता जी। इसी तरह से किसी भी समाज का जो आधी जनसंख्या का हिस्सा अगर नारी है, स्त्री है, और राष्ट्र के विकास में अगर स्त्री की पूरी बराबर की भागीदारी ना हो तो राष्ट्र जो है वो उन्नति नहीं कर सकता है। अगर हम मध्य युग, हमारे पास एक ऐसा युग है जहाँ से हमें जो है वो नारी का जो स्वरूप जो है वो समाज में क्या था वो हमें देखने को मिलता है। इससे पहले शायद स्त्री के विषय में ना कुछ लिखा गया था और ना शायद ऐसी कोई व्यवस्था थी कि उसे संजो कर रखा जाता। तो इसी तरह से अगर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है तो हर क्षेत्र में नारी का सहयोग होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपने पीछे परिवेश में झांक कर देखें तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर मध्य युग की बात करें तो एक जो आज स्त्री विमर्श की बात की जा रही है, इसकी आवश्यकता महसूस हुई है समाज में कि नारी को जो है द्वयम दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है, क्यों उसको बराबर का अधिकार नहीं है। और ये सोच जब उभर कर सामने आई कि नारी को जो है वो बराबर का अधिकार मिलना चाहिए या हर क्षेत्र में उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, तो ये स्त्री विमर्श शब्द जो है वो सामने आया कि सामाजिक परिवेश में नारी का क्या स्थान है, क्या उसकी स्थिति है और कहाँ उसे होना चाहिए। इस विषय पर जब जो है वो वार्ता होने लगी या साहित्य के माध्यम से जो है लिखा जाने लगा, तो ये स्त्री विमर्श जो है वो शब्द जो है वो प्रचलित हुआ है। जी, बड़ी खूबसूरती से आपने बयां किया कि क्यों नारी विमर्श की ज़रूरत पड़ी और क्यों प्रचलित हुआ ये शब्द। और ये जो साहित्य है, विभिन्न युगों में इसे बांटा गया है, और आपने कहा कि शुरू से शुरुआत रही लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सुधरी। तो अगर शुरुआत की जाए तो आप क्रमबद्ध तरीके से मुझे बताएंगी कि पहले नारी की स्थिति कैसी थी, किस रूप में नारी को साहित्य में बयां किया गया, और अब दर कदम जब हम बढ़ते जा रहे हैं आगे और अब जब हम आधुनिक युग में आ चुके हैं, तो अब नारी किस रूप में साहित्यकार उसे देखते हैं और पाठक वर्ग किस रूप में उसे पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, हम मध्य युग की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो है वो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन ही जो है हमें साहित्य में मिलता है। लेकिन साहित्य मध्य युग में जो है वो स्त्री को मात्र एक जो है वो चार दीवारी के अंदर रखकर जो है उनका कोई भी जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
चलने वाली कोई बात नहीं थी। उन्हें घर के अंदर रहकर ही कुछ जो है वो एक सीमित कार्यों तक जो है उन्हें रखा जाता कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो शिक्षा का तो उस वक्त जो है अगर हम बात करें तो शिक्षा तो सिर्फ थोड़ी बहुत शिक्षा थी जो उच्च वर्ग तक सीमित थी कि उच्च वर्ग की महिलाएं या बेटियां ही जो है कुछ उन्हें सिर्फ मात्र इतनी शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो अपना पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छे से बिता सके। या कुछ एक ऐसी भी स्त्रियां थी जो कला के क्षेत्र में जो है अपनी उत्कृष्टता पाने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाता था, जैसे कि आपका संगीत है, नृत्य है या चित्रकला है, ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती। लेकिन आम अगर सामान्य वर्ग की नारी की हम बात करें तो सामान्य वर्ग की नारी की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। वो या तो दूसरे की सेवा करने तक ही सीमित थी कि वो राजघरानों में जाकर के या बड़े घरों में जाकर के जो है अपनी सेवाएं देती थी, लेकिन ना उनका कोई अपना अस्तित्व उनका समझा जाता था, ना उनकी कोई पहचान थी। वो मात्र धनार्जन के लिए या अपने परिवार की जो है वो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए ही कार्य किया करती थी। जी, आपने बड़ी खूबसूरती से बयां किया कि जो मध्यम वर्ग की महिलाएं थी उनकी स्थिति क्या थी। हम राजघरानों की बात करें या भक्ति काल की बात करें, हम वेदों की जब बात करते हैं तो हम देखते थे कि इस तरह के जो यज्ञ वाले कार्य थे पुराने समय में, तो महिलाएं पूर्ण रूप से उसमें सहभागिता उनकी दिखती थी। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई की ही बात कर लें तो युद्ध कला में वो प्रवीण थी। तो कुछ जो जिनको उस हिसाब से मौके मिले उस काल में वो तो अपनी कला को दिखा पाए, जिनको मौके नहीं मिले वो दबकर रह गए। तो साहित्य में अलग अलग दौर में महिलाओं की स्थिति को उभारा गया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो महिलाएं इस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, सरकार के कितने प्रयास हैं और जो सरकार के प्रयास हैं वो उसमें सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और साहित्य में कितना बदलाव आया है हमारे, अगर हम रीतिकाल की बात करें, छायावादी काल, किसी भी काल की अगर आप बात करना चाहें तो तब से लेकर अभी तक, और साहित्य की जो शब्दावली है महिलाओं के लिए जो प्रयोग की जा रही है उसमें कितना बदलाव देखती हैं आप? देखिए, मध्य युग में हम मीरा की बात करेंगे। मीरा एक ऐसी लेखिका कि उस समय भी उनके साहित्य में एक विद्रोह का स्वर जो है वो झलकता है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या समाज में जो परिवेश हो रहा था, उन्होंने एक जगह कहा है कि मैं राजघराने से बेशक संबंध रखती हूँ कि मेरी भी स्थिति किसी दासी से कम नहीं है, कि जिस तरह से दासी जो है किसी दूसरे के निर्देश के अनुसार अपना जीवन यापन करती है, उसी तरह से जो है वो मुझे भी चलने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो विद्रोह किया था कि नहीं, मुझे जो है वो अपनी इच्छानुसार जो है वो चलना है, कोई मुझे निर्देश नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मीरा की, कि मीरा का जो वो स्वर था, हाँ ठीक है, उन्होंने ईश्वर भक्ति का अवलंब लिया है, सहारा लिया है, लेकिन उनका साहित्य जो है वो निपट भक्ति का स्वर उसमें नहीं था कि वो सिर्फ पूरी तरह से जो है भक्ति में थी। भक्ति का उन्होंने ईश्वर का सहारा लिया था अपनी परिस्थितियों से उबरने के लिए। वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है जब कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। शायद मीरा के साहित्य में भी वो जो स्वर था वो सिर्फ ये था कि वो ईश्वर का सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन जैसे जो एक क्रांतिकारी स्वर उनके साहित्य में उभरा है, उसको तत्कालीन, अब देखिए जो राजनीति है वो हर परिवेश में जो है वो सर्वोपरि होती है, तो एक उसे राजनीतिक दबाव के चलते हुए मीरा के साहित्य को जो है एक भक्ति के गीत कहकर उन्हें वहां तक सीमित कर दिया गया कि मीरा ने जो कुछ भी कहा है वो ईश्वर स्तुति के लिए कहा है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएं तो उस समय में नारी का जो चित्रण किया है, जो पुरुष लेखक थे उन्होंने नारी को एक पूजनीय रखा कि ये एक सीमित, एक हम कहेंगे कि एक सीमित परिवेश में कि अपने हिसाब से नारी कहीं नहीं, जितना पुरुष ने उसे चलाना चाहा उतना चला, उससे आगे वो आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उन्होंने जो है जितना उसे चलाना चाहा वो उतना चल सकती थी, उसके बाद के अधिकार जो है वो उसके पास नहीं थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी पर जो है वो अंकुश बहुत थे, वो स्वतंत्र रूप से जो है वो जो वो चाहती थी कुछ वो नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक हम साहित्य की बात करें, साहित्य में भी पुरुष साहित्यकारों ने जितना चाहा उतना ही सबके सामने आकर उन्होंने लिख कर रखा है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सामान्य स्त्री से संबंधित थी, वो आज भी हमारे सामने नहीं है कि परिवेश में उनका जीवन कैसा था।
जी, आपने पुरुष साहित्यकारों की बात की, महिला साहित्यकार भी हैं, उन्होंने भी अपनी लेखनी का जादू दिखाया है और महिलाओं की स्थिति, चाहे वो अच्छी थी, चाहे दयनीय थी, दोनों रूपों में उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, पाठक वर्ग के समक्ष रखा है। तो आपको क्या लगता है कि जितने अच्छे से एक महिला का दर्द समझ सकती है या उसकी स्थिति को बयां कर सकती है, क्या पुरुषों ने जस्टिफिकेशन उस तरह की हुई है जो उन्होंने उसकी स्थिति को बताया है? ये आप एक साहित्यकार के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी रचनाएं की हैं और आपकी भी किताब आई है, आपने भी लिखा है, तो आप अपने नज़रिए में किस तरह से इस चीज़ को बयां करेंगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि साहित्य में जो है स्त्री को जो स्थान मिला, वो स्थान ऐसा मिला कि भक्ति युग में जो है स्त्री को अगर हम देखें कि अगर हम सीता की बात करें तो सीता को बहुत आदरणीय माना गया है, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन में जो है वो सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए बहुत से जो है वो कष्टों से गुजरना पड़ा और अंत में यहाँ तक कि उनका जो अपने पति के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उस पर भी जो है वो उस समय में भी उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया गया और उन्हें अग्नि परीक्षा जैसी कठिन उससे जो है वो परीक्षा से गुजरना पड़ा और उसके पश्चात वो साबित करती हैं कि नहीं, उनका जो प्रेम है वो एक निष्ठ प्रेम है, वो अन्य किसी पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि भक्ति युग के बाद धीरे धीरे जो है हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो साहित्यकारों की लेखनी में परिवर्तन आया, रीतिकाल आया। जो मीरा था, मीरा का जो क्रांतिकारी स्वर है उसे भक्ति का रूप देकर के जो है वो सीमित कर दिया गया और अगर उसे भक्ति का रूप भी दिया गया तो क्या मीरा को वो प्रतिष्ठा मिली जो कृष्ण प्रेम में राधा को मिली? हम देखते हैं आज भी जो है वो राधा और कृष्ण के प्रेम को जो है वो कितनी प्रतिष्ठा मिली है, जगह जगह पर उनके मंदिर है, लेकिन मीरा को कहीं किसी चौराहे पर या किसी मंदिर में या किसी कोने पर हमें एक जगह भी प्रतिष्ठित होते हुए नहीं देखा है कि बेशक उनका क्रांतिकारी स्वर को जो है वो भक्ति का नाम दिया गया था, क्या भक्ति के नाम पर भी समाज में उन्हें वो स्थान मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था? वो इसलिए नहीं मिला कि उनका जो क्रांतिकारी स्वर था तत्कालीन जो पुरुष लेखक थे शायद उनको वो पसंद नहीं था, इसलिए उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का जो है वो प्रयास किया गया और राधा और कृष्ण के प्रेम को आज भी हम जो है वो पूजनीय समझकर जो है वो आज भी मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। तो धीरे धीरे जो वो एक तरह से उच्च कोटि का जो प्रेम था वो निम्न स्तर पर उतरता चला गया और एकदम से जब रीतिकाल आया तो राधा और कृष्ण को भी उन्होंने जो है एक आम नागरिक की प्रेम कहानियों की तरह रच डाला और उनकी लीलाओं का वर्णन होने लगा। एक ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित जो राधा और कृष्ण का प्रेम था उन्हें आम जनता के साथ जोड़कर जो है उनके उस स्तर को नीचे गिराने का प्रयास किया गया और जो नारी है वो नारी का एक ऐसा स्वरूप सामने आया कि नारी जो है एक विलास की वस्तु है, साहित्य में उसे स्थान दिया गया, लेकिन श्रृंगारिकता का उसके रूप सौंदर्य का श्रृंगारिक चित्रण किया गया ताकि वो पढ़ने वालों या देखने वालों को जो है वो मुग्ध कर सके। तो एक मुग्धा का के रूप में जो है वो नारी को प्रतिष्ठित किया गया और उसका एक जो मैं कहेंगे एक स्वकीय एक ऐसा स्वरूप जो मर्यादा में अगर नारी है तो स्वकीय का रूप दिया गया और परकीय उसे दिया गया अगर वो प्रेम के निम्न स्तर पर उतरती है। तो रीतिकालीन साहित्य अगर हम देखा जाए तो नारी को सिर्फ मनोरंजन की वस्तु समझा गया कि हम उसके श्रृंगार को निहार सकते हैं और उसके सौंदर्य को जो है एक मनोरंजन की वस्तु समझकर जो है वो प्रतिष्ठित किया गया। जी, यानी कि साहित्यकार बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में। और अगर आज के आधुनिक युग की बात की जाए, आप जैसे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं अभी और आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो बहुत अच्छे से उनकी मनस्थिति को आप समझते हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चों को साहित्य पेश किया जाता है उन्हें पढ़ने के लिए, चाहे हम छोटे स्टैंडर्ड की बात करें या हाई स्टैंडर्ड की बात करें, तो जिस तरह से साहित्यकार शब्दावली का प्रयोग करेंगे, नारी का जो चित्रण उनके समक्ष रखेंगे, वो वही सोच लेके आगे जाएंगे और वैसा ही समाज फिर से हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर आप कोई परिवर्तन चाहती हैं अपनी नज़र में कि हमें नारी विमर्श शब्द का प्रयोग ही ना करना पड़े, नारियों की स्थिति सुधर जाए, हम क्यों करें वो शब्द प्रयोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का साहित्य बच्चों के समक्ष लाया जाए ताकि उनकी सोच वैसी बने, उसको अबला नहीं सबला के रूप में वो देखें? देखिए, आपने कहा कि साहित्य का जो है हमारे समाज की मनस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि मैं यही कहूँ कि रीतिकाल में नारी को उसके प्रतिष्ठित स्थान से इतना उतार दिया गया कि समाज की सोच ही ऐसी बन गई
कि नारी जो है एक उपभोग की वस्तु है और उसके सौंदर्य को जो है वो एक निहारने की चीज़ है और उसके सिवा नारी का जो है वो समाज में कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। जब हमने प्राचीन काव्य को पढ़ा तो थोड़ा सा वो हमें हिला कर रख देता था कि अरे नारी के प्रति साहित्यकारों का क्या ये दृष्टिकोण था, क्या उस समय की हर नारी जो है वो उसी स्तर पर थी या उनका कोई अपना भी जो है वो अस्तित्व था। तो ये प्रश्न बार बार दिमाग में उठते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे आधुनिक समय आता गया और अभी आधुनिक परिवेश से जोड़ने की जैसे ही आपने बात की कि नारी विमर्श जो है वो अगर हम देखा जाए तो इसका पहला स्वर जो है कि हम महिलाओं के पक्ष की अगर बात की गई तो छायावाद की बात की गई कि छायावाद में स्वयं ऐसी स्त्री लेखिकाएं जो हैं हमारे पास हुई हैं, जैसे शिवानी है, मनु भंडारी है। तो इन्होंने क्या किया, महादेवी वर्मा है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सामाजिक परिवेश को जिया और उस परिवेश में नारी की जो स्थिति थी उन्होंने नारी लेखिकाओं के हृदय को झकझोर डाला और उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ऐसा जो है ऐसा स्वरूप तो स्त्री का नहीं है जो आज तक साहित्यकार सबके सामने परोसते चले आए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी अपने हृदय की जो पीड़ा थी उसे भी साहित्य के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया और समाज में नारी की स्थिति को जो उन्होंने देखा उस स्त्री के स्वरूप को उन्होंने अपनी कहानियों, अपनी कविताओं और अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। और जैसे जैसे ये साहित्य में परिवर्तन आया वैसे वैसे हमारे समाज की सोच में भी परिवर्तन आया, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है और साहित्यकार जो है हमारे समाज की सोच को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं तो कहूँ कि अहम भूमिका साहित्य की है कि अगर हम आज भी कुछ हम स्वाध्याय करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारी मानसिक स्थिति को जो है वो प्रभावित करता है और उसे पढ़कर हमारी सोच जो है वो परिवर्तित होती है। और जैसे जैसे आप विषय वस्तु की आप बात करते हैं कि अगर आज के का साहित्य जो है हमारी विषय वस्तु में जो है वो पाठ्यक्रमों में शामिल जो है वो हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वो बाल मन को प्रभावित करता है और वो दृष्टिकोण देता है। साहित्य जो है वो पाठकों को एक सोच देता है, एक दृष्टिकोण देता है और पाठक जो है उसी दृष्टिकोण से जो है वो समाज को देखने का प्रयत्न करता है और उस चीज़ को समाज में ढूंढने का प्रयास करता है। जी, हम अक्सर नारी की स्थिति पर हम सवाल तो उठा रहे हैं कि दयनीय स्थिति है, उसे ऐसे पेश नहीं किया जा रहा है। हम समाधान नहीं बताते हैं कि समाधान कैसे इसका लिया जा सकता है। आपकी नज़र में हम चाहें कि नारी विमर्श हमें दोबारा ना करना पड़े और नारी की स्थिति और सुधरे तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आधुनिक समय में नारी की जो है वो स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और इससे पहले अगर परिवर्तन नहीं था तो वो उसका अशिक्षित होना था कि नारी जो है वो अशिक्षित थी और दूसरा कारण था कोई वो आर्थिक रूप से जो है वो आत्मनिर्भर नहीं थी। आर्थिक रूप से निर्भर होने का एक सीधा सा मतलब था कि अगर वो परिवार को चलाने के लिए जो है धनार्जन करके कहीं से कुछ नहीं ला रही है तो उसका अपनी बात को रखने का उसका अधिकार नहीं है, वो कोई सोच भी नहीं रख सकती और अगर वो सोच रखती है, कुछ कहती है तो उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि परिवार को चलाने का जो है पुरुष सत्तात्मक जो हमारा परिवेश रहा है शुरू से लेकर के कि सत्ता जो है वो पुरुष समाज के हाथ में थी। तो इसलिए अगर कोई परिवर्तन लाना है, अगर सोच है वो तो पुरुष की अच्छी हो सकती है, महिला की कोई सोच नहीं हो सकती है। तो अशिक्षा का और जो आर्थिक विपन्नता है इसका बड़ा जो है वो हाथ रहा है नारी को जो है वो समाज में पिछड़ापन जो नारी का रहा है वो उसका मुख्य कारण रहा है। अब नारी शिक्षित हो रही है तो अपने अधिकारों का ज्ञान उसे हो रहा है और आत्मनिर्भर भी वो हो रही है। हाँ बिल्कुल, नारी को जो है आधुनिक युग में बराबर अब तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम एक बहुत तरह से स्त्री जाति के लिए एक स्वाभिमान की बात है कि जिस परिवेश में वो जन्मी है उस परिवेश में उसे एक बहुत अच्छा वातावरण जो है वो मिल रहा है, उसे साहित्य भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि वो अच्छा साहित्य पढ़ रही हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को देखती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं कोई कहानी पढ़ रही हूँ या कोई चलचित्र देखा जा रहा है तो मेरी स्थिति कहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्त्री को अपने बारे में जो है वो जानने के लिए कि समाज में उसका अपना क्या स्थान है और इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकती है। तो जो शिक्षा है वो नारी को जो है वो बहुत प्रतिष्ठित स्थान जो है उसे दे रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँ, आपने साहित्य की बात कही है, अब साहित्य जो है सिर्फ स्त्रियां ही नहीं पढ़ रही है या लड़कियां ही उसे नहीं पढ़ रही है, पुरुष समाज भी उसे, छात्र भी उसे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके
दृष्टिकोण को भी वो प्रभावित करती है कि अब ऐसा नहीं है कि एक समय था जब नारी को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा जाता था। आज परिवेश बदल रहा है, पुरुष समाज ये समझ रहा है कि नारी के बिना जो है, सहयोग के बिना हमारी उन्नति संभव नहीं है। इसलिए वो कंधे से कंधा मिलाने की जहाँ पर बात आती है, आज पुरुष समाज उसे बखूबी समझ रहा है और स्त्रियों के लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है कि उन्हें जो है वो बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। जी, मौका मिला है। और जब लेखनी की बात हो, कहते हैं लेखनी में बहुत बड़ी ताकत होती है, तलवार भी वो काम नहीं कर पाती जो आपकी लेखनी कर जाती है कई बार। और महिलाएं जो हैं जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगी तभी कोई सामने वाला उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को समझ पाएगा या उनकी मनस्थिति को समझ पाएगा। महिलाएं अक्सर चीज़ें लिखती हैं, कई लिखती भी नहीं हैं, जो लिखती हैं लेकिन प्रकाशित नहीं करती हैं, उनकी किताबें वो वैसे ही धरी की धरी रह जाती हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि अगर आप साहित्य में रुचि रखती हैं या आप बहुत अच्छा लिखती हैं तो उसे पाठक वर्ग के समक्ष ज़रूर लाएं, क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया कि जहाँ स्त्री विमर्श की बात आती है कि समाज में नारी की क्या स्थिति है, उस स्थिति को सामने लाना और उसमें सुधार करना, उसके लिए साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि पुरुष जो है वो प्रारंभ से ही बेबाक लिखता आया है जी। लेकिन स्त्री की लेखनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकुश लगा है कि अगर वो अपने हृदय के उद्गारों को स्वतंत्र रूप से लिखना चाहती है तो कहीं ना कहीं जो है वो हिचकिचाती है कि अगर मैं लिखूंगी, कोई पढ़ेगा तो कैसा, ना जाने मुझे क्या सोचेगा कि मैंने ये क्या लिख डाला। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि इस स्थिति से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में कोई उद्गार आते हैं तो उन्हें परिवेश के सामने लाना चाहिए। और रही लिखने की बात की, बहुत सी स्त्रियां जो हैं वो लिख रही हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो सामाजिक परिवेश उन्हें किसी ना किसी तरह से प्रभावित कर रहा है और उनके द्वारा लिखी गई बात अगर स्त्रियों के उत्थान में अपना कोई योगदान दे सकती है तो उन्हें अपना ये योगदान जो है वो अवश्य देना चाहिए कि अपने द्वारा लिखी गई रचनाओं को उन्हें दूसरों के सामने या पाठकों के समक्ष जरूर लाना चाहिए ताकि समाज में एक परिवर्तन आ सके। और आज हम जी परिवर्तन जो देख रहे हैं उसमें हमारी महिला लेखिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बेबाक लिखा है। अगर हम जो है आधुनिक युग की जो हमारी कहानीकार हैं उनकी कहानियों को हम पढ़ें तो कहानियों में जो है वो सामाजिक परिवेश में स्त्री की जो स्थिति है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सामने लाने का प्रयास किया गया है। जी, सबकी बात हो गई, लेकिन डॉक्टर अनीता शर्मा, अब आपने भी अपनी कलम से बहुत कुछ लिखा है और अगर आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, या फिर नारी विमर्श पे ही चलें हम आगे अपने विषय पर। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जो नारी जो है, नारी तुम कौन हो, ठीक है, तुम जो है समाज का वो एक हिस्सा हो, जो मेरी लेखनी में है कि कविता में अभी साथ नहीं ला सकी अपनी, मैंने उसमें यही कहा है कि तुम हमारी सभ्यता और संस्कृति की कुबेर हो, तुम संजो कर रखा है तुमने आज तक हमारे परिवेश के हर सामाजिक मूल्य को। और समानता समानता जो है तुम्हारा अधिकार है, ये कोई मांगने की वस्तु नहीं है कि तुम मांगोगे। और क्योंकि जिस पुरुष को तुमने जो है अपने हार्ड मास से जो है अपने गर्भ में पाल कर जिसे तुमने जन्म दिया है वो भला तुम्हारे अधिकार को क्या देगा, क्योंकि जिस पुरुष को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हें अधिकार क्या देगा। तुम्हारा अधिकार तो स्वतः ही है क्योंकि तुम इस समाज का एक अहम हिस्सा हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो अगर स्त्री विमर्श की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं स्त्री की जो स्थिति है उसको उजागर करने का प्रयास करती हूँ कि तुम जो है वो कोई अपने अधिकारों को मांगना नहीं है, तुमने ये सिद्ध करना है कि मुझे अपना अधिकार जो है वो लेना आता है। जब शिक्षा की हमने बात की कि आज के परिवेश में तो अब बराबर की शिक्षा सबको दी जा रही है, अगर हम उसका उचित जो है वो प्रयोग करें और सकारात्मक तरीके से जो है परिवेश को हम लौटाने का कार्य भी करें कि जिस परिवेश ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है उस परिवेश में पढ़ लिख कर अगर हम महिला के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें वो अवश्य ही करना चाहिए। जी, हमारे तमाम जो दर्शक हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं और पाठक वर्ग हैं वो भी हो सकता है कि आपकी बातों से
वो बेशक सहमति जताते हों, लेकिन कई होते हैं जिनमें ये रहता है कि नहीं, हमारी बातों को सही रूप से नहीं रखा गया है। पुरुषों ने लिखा कि शब्दावली का प्रयोग किया, महिलाओं ने लिखा कि शब्दावली का प्रयोग किया। कि आपको लगता है कि जो पहले नारी की स्थिति को अच्छे से बयां नहीं किया गया था, अब जब हम इस आधुनिक युग में आ चुके हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे आसमान की बात हो, चाहे धरती की बात हो, चाहे जल की बात हो, हर क्षेत्र में वो अपनी कामयाबी को सिद्ध कर रही हैं, अपनी काबिलियत को सिद्ध कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आपकी अब वो उस तरह का उनके साथ जो हम कहते हैं कि जस्टिफिकेशन हो रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है? देखिए, भेदभाव की जब आपने ये बात संक्षेप में कही जानना तो मैं चाहेंगे। ज़रूर कहना चाहूँगी कि सामाजिक परिवेश में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव तो हो रहा है। अगर हम उच्च वर्ग की नारी की बात ना करें, हम मध्य वर्ग की भी बात ना करें, अगर एक निम्न वर्ग जिसे कहते हैं, मेरी नज़रों में उस वर्ग का बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। मैं उन्हें निम्न नहीं कहती, लेकिन अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए या अपने परिवार को पालने के लिए स्त्रियों को जो है वो कार्य पर बाहर कदम निकलना उठाना पड़ता पड़ेगा और है। अपने तो हितों के लिए खुद मैं लड़ना पहले भी पड़ेगा। जी। बहुत सी जगह ये बात कह चुकी हूँ कि आज भी स्त्री भी अगर 9 से 5 बजे तक कार्य कर रही है तो उनका मेहनताना पुरुषों की अपेक्षा कम है। और मुझे कई बार कुछ बातें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि अगर किसी स्त्री का बच्चा दूध पीने वाला है, अगर वो बीच में दूध पीने के लिए जो है वो थोड़ा समय अगर वो जाती है तो उसके मेहनताने में से पैसा काटा जाता है कि जी इसकी मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा जी इसकी पगार तो मुझसे भी कम है क्योंकि इसका छोटा 6 महीने का बच्चा है। जी, ये बीच डॉक्टर बीच में अनीता दूध शर्मा, पिलाती आपको है। मैं रुकना चाहूँगी क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चुका है। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और हम चाहेंगे, महिलाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपको अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है। अगर आप अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।